छोटे शेयर ऊंची छलांग, इसमें काफ़ी कुछ दर्शक हमारे साथ ऑडियंस जुड़ी हुई है जिनके सवालों के उत्तर ले लेते हैं। अंकित जी का सवाल है, बोल रहे हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। फाइम इंडस्ट्रीज़ 1226 के भाव के लिए हुए हैं। इन्होंने उसको उनको बेचकर आईएसटी लिमिटेड के शेयर खरीद सकते हैं क्या? प्रशांत सर, आईएसटी लिमिटेड ये काउंटर आप ट्रैक करते हैं क्या? नो सर, कभी सुना नहीं है। आई एम नॉट ट्रैकिंग दिस स्टॉक। मैं देख लेता हूँ सर। आईएसटी लिमिटेड ये बीएससी पर ही लिस्टेड है। 937 रुपीज़ का ये शेयर चल रहा है और ये हाई प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स बनाती है कंपनी। और बट एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन सर, 1229 की बुक वैल्यू है, 937 पर चल रहा है। कुछ सर अगर आप चार्ट वगैरह देख के प्रशांत सर बता सकें कि कैसा लग रहा है काउंटर? आज भी 2% ऊपर चल रहा है। मार्केट कैप ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के आसपास है और थोड़ा मैं जी वैल्यूएशन देख रहा हूँ, थोड़ा कंफर्टेबल लेवल्स पे है। और जो सेक्टर में वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, आई थिंक ये वैल्यूएशन बहुत ही लिक्विडिटी लग रहा है। ऑलमोस्ट 7-8 पी के आसपास चल रहा है। बट फंडामेंटली आई डोंट ट्रैक दिस कंपनी फॉर एग्रेसिव रिकमेंडेशन ऑन दैट। बट टेक्निकली थोड़ा देख सकता हूँ, इट इज ऑलमोस्ट हवरिंग अराउंड 200 डीएमआई। मुझे लगता है कि स्टॉक अगर 200 950 980 के रेंज में अगर क्लोजिंग मिलता है गोइंग फॉरवर्ड, तो मुझे लगता है वहां पे अच्छा एक्शन आ सकता है। बट अगेन द काउंटर इज वेरी मच वॉलेटाइल। रिसेंटली ये जो टॉप बना था ऑलमोस्ट सितंबर 24 के आसपास, द स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट 1100 रुपीज। तो मुझे लगता है तब तक ये स्टॉक वो कवर अप नहीं करता है, फिर स्टॉक में कुछ बड़ा एक्शन आएगा नहीं। बट फंडामेंटली ठीक ठाक कंपनी है, बट अगेन वेरी चीप वैल्यूएशन पे मिल रहा है। जी। एक हमारे दर्शक हैं, वो रेन इंडस्ट्रीज़ पर पूछ रहे हैं। प्रणीत सर, रेन इंडस्ट्रीज़ ये बहुत एक निश सेगमेंट है। लाइक इसमें बहुत ज़्यादा कंपनीज नहीं हैं, एचईजी, ग्रेफाइट्स, रेन इंडस्ट्रीज़। सर कैसे देखते हैं इस सेगमेंट को और रेन इंडस्ट्रीज़ को? रेन इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप चार्ट्स की बात करें तो इस टाइम पे अपना 8 EMA के ऊपर इसका 20 EMA ऑलरेडी चल रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर शॉर्ट टर्म की भी बात करूं, तो अभी फिलहाल के लिए डाउन ट्रेंड में भले ही चार्ट दिख रहा हो, लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के अपने ऊपर है 8 EMA। थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है पिछले कुछ टाइम से। मुझे ऐसा लगता है अपने टॉप से ऑलमोस्ट 10% का डिक्लाइन ऑलरेडी दे दिया है पिछले कुछ शॉर्ट टर्म में। थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके अराउंड 170 की रेंज पे, 135 की रेंज पे यहां से बेस बनाते हुए ये चीज ऊपर जानी चाहिए यहां से स्टॉक। जी। और सर एक सीक्वेंट साइंटिफिक, अगर इस पर प्रणीत सर आपका टेक कुछ हो तो? सीक्वेंट साइंटिफिक, जी नहीं, डेफिनेटली एक अच्छा स्टॉक यहाँ पे चार्ट्स पे नजर आता हुआ दिख रहा है। ऑलमोस्ट अपने अगर आप बात करें तो यहाँ पे अपर टेरिटरी में ही चार्ट चल रहा है। और 8 EMA 20 EMA ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स पे हैं। मुझे ऐसा लगता है यहाँ से एक इंडस्ट्री की भी मैं बात करूं तो काफी अच्छी इंडस्ट्री में है। यहाँ पे बेस बना के ये स्टॉक मुझे लगता है 230 240 तक के टारगेट के लिए देखा जा सकता है, विद अ स्टॉप लॉस ऑफ रफली अराउंड 185। अगर 185 ये स्टॉप लॉस नहीं टूटता, तो 230 से 240 तक के लेवल्स पे ये स्टॉक जाता हुआ आपको दिख सकता है वापस। जी। एक सवाल आया है ज्योति स्ट्रक्चर्स पर, हमारे एक दर्शक पूछ रहे हैं। इन्होंने 32 रुपीज़ के लिए हुए हैं। आबिद जी हैं, इन्होंने 5000 शेयर लिए हुए हैं, 2 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं। प्रशांत सर, इस काउंटर पर जब से इसमें एक एस इन्वेस्टर आशीष कचौलिया जी ने इसमें स्टेक उठाया था, आई रिमेंबर आई थिंक 13 या 14 रुपीज़ के आसपास उठाया था, तब से काउंटर एक ग्रेजुअल अप ट्रेंड में देखने के लिए मिला और 40 के आसपास तक गया था। रिजल्ट्स भी इस काउंटर के ठीक आए, लेकिन अभी की जो मार्केट के सेंटीमेंट खराब हुए उसमें काउंटर गिर गया, 29 पर आ गया। अभी क्या करना है सर? आई थिंक यस, स्टॉक इज रियली गुड राइट नाउ। थोड़ा टर्नओवर स्टोरी है इसके अंदर। जो भी उसके पुराने एनसीएलटी थे सब कुछ अभी क्लियर हो चुके हैं। मुझे लगता है जो ये इन्वेस्टर आया उसके बाद से ये स्टॉक में बहुत हाई वॉल्यूम ट्रेडिंग होना चालू हो चुका है। मुझे लगता है कि फंडामेंटली थिंग्स आर टर्निंग आउट। बिजनेस ऑर्डर्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं इनको। कंपनी इज फोकसिंग मोर ऑन द ईपीसी बिजनेस अगेन, ऑन बहुत सारे पावर बिजनेसेस में भी एक्सपेंशन कर रहे हैं मुझे लगता है। और आज के तारीख में उनका एक मीटिंग भी, बोर्ड मीटिंग है फॉर फंड राइजिंग थ्रू राइट इश्यूज। मुझे लगता है कि वो राइट इश्यू के कारण ये स्टॉक गिरा हुआ है। ऑब्वियसली राइट में थोड़ा सा आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको राइट शेयर्स अलॉट किया जाएगा। आई एम वेरी मच पॉजिटिव ऑन दिस स्टॉक। मुझे एक मल्टीबैगर स्टोरी यहाँ पे बिल्डअप होते लगता हुआ है, बट मुझे लगता है कि 2 साल के व्यू के मिनिमम होना चाहिए।
और जिस तरीके से टेक्निकली मैं देख रहा हूँ 28 और 26 कैन बी ए गुड रेंज टू बाय। अगर ये लेवल पे आपको कोई भी रीजन से कोई स्टॉक मिलता है तो वहां पे एक अच्छा वॉल्यूम में आपको बाइंग करना चाहिए। एंड 40 कैन बी इमीडिएट टारगेट, बट ओवरऑल मुझे साल भर का टारगेट 60 to 75 लग रहा है, और ओवरऑल टारगेट इसमें मल्टी बैगर स्टोरी के हिसाब से 100 रुपीज भी लग रहा है, बट विथ 2 year टाइम पीरियड। जी प्रणीत सर, जोमेटो आपको कैसा लगता है? एक हमारे ऑडियंस में हैं अंकित शर्मा जी, उन्होंने लिए हुए 274 के, पूछ रहे हैं कि क्या करें अभी सर, और एज कंपेयर टू जोमेटो आपको स्विगी भी कैसा लगता है? मैं उस पर भी आपका टेक लेना चाहूँगा। श्योर, पर्सनली जोमेटो वर्सेस स्विगी मुझे लगता है जोमेटो इज अ बेटर स्टॉक कंपेयर टू स्विगी इन टर्म्स ऑफ, अगर आप मार्केट शेयर भी बात करते हैं तो आप क्विक कॉमर्स जो एकदम अपकमिंग इंडस्ट्री है, वो क्विक कॉमर्स में काफी अच्छा मार्केट शेयर इस टाइम पे ब्लिंकिट का है, और जिस तरीके से उन्होंने टर्न अराउंड स्टोरी की है एक्वायर करने के बाद जोमेटो, वो काफी ज्यादा एक अच्छी मैनेजमेंट का साइन भी देती है। इन टर्म्स ऑफ बिजनेस मॉडल अगर मैं जोमेटो की ओवरऑल बात करूं तो जोमेटो का बिजनेस मॉडल काफी ज्यादा टफ है किसी को भी रेप्लिकेट करना। ऑल्दो स्टॉक्स थोड़े से आपको हाई पी पे दिखेगा, बट टिपिकली अगर फास्ट ग्रोइंग कंपनीज होती हैं तो हमने पास्ट में देखा है कि यार कोई भी अच्छी चीज सस्ती कभी नहीं मिलती। इन्होंने एक बहुत स्मार्ट काम किया है रिसेंटली, अपनी एक ऐप जो डिस्ट्रिक्ट करके लॉन्च करी है, उन्होंने मूवी बिजनेस को भी एक्वायर किया है, और अपना जो एग्जिस्टिंग इनका इन डाइनिंग वाला बिजनेस था, उन्होंने ऐप के यूजर्स को वहां पे ट्रांसफर बड़ी स्मार्टली किया है कि अब डिस्ट्रिक्ट ऐप के अंदर वो इन रूम डाइनिंग वाला आपका बिजनेस, अब वहीं से ही लोगों को बुक करनी पड़ेंगी टेबल्स, जिसकी वजह से इनका यूजर एक्विजिशन बहुत सस्ता हो गया है। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि इनका मैनेजमेंट काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इंडस्ट्री में डुओपोली इंडस्ट्री है पूरी, तो काफी हद तक ये पूरा सेक्टर ही काफी ज्यादा ऊपर जा रहा है। स्पेशली क्विक कॉमर्स की ग्रोथ के बेसिस पे मुझे ऐसा लगता है यहाँ से 500 रुपए तक के टारगेट्स भी देखे जा सकते हैं इन द नेक्स्ट 24 मंथ्स। तो डेफिनेटली एक होल्ड की सलाह है, और हर डिप पे बाय करने की मेरी सलाह रहेगी जोमेटो के स्टॉक पे। जी, संगीता जी पूछ रही हैं कि सर इट्स ए गुड टाइम फॉर द फ्रेश एंट्री नेशनल एल्यूमिनियम। प्रशांत सर, कैसे देख रहे हैं आप नेशनल एल्यूमिनियम को? फ्रेश एंट्री तो बोल नहीं पाऊंगा, बिकॉज आई थिंक लास्ट 5 days से स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। आई एम लुकिंग टू बुक प्रॉफिट्स एनीवेयर बिटवीन 258 260 लेवल्स। सो फ्रेश एंट्री तो अवॉइड है। गुड लेवल टू एंट्री वुड बी अगेन एनीवेयर बिटवीन 235 240, ये रेंज पे आते हैं तो फ्रेश लेवल देख सकते हैं, बट टाइम बीइंग अवॉइड फॉर फ्रेश लेवल। एक हमारे दर्शक हैं विजय कुमार वर्मा जी, ये पूछ रहे हैं टीटागढ़ वैगन पर क्या करना चाहिए? 1100 की रेंज पे इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं। पूछ रहे हैं कि सर लॉस बुक कर लें या अभी होल्ड कर लें? प्रणीत सर कैसे देख रहे हैं सर ये टीटागढ़ वैगन? और हमने देखा कि एक रेलवे स्टॉक्स का जो रैली देखने को मिला था, वहाँ से सारे काउंटर अब 30% तक करेक्ट हो चुके हैं। क्या ये करेक्ट प्राइस है अभी, या अभी भी ये थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है? देखिए, अगर आप ओवरऑल टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात करें तो अभी एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी अगर कोई फ्रेश निवेशक यहाँ पे सोच रहे हैं तो डेफिनेटली उसको तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। अगर मैं फंडामेंटल्स की भी बात करूं तो इस स्टॉक में बहुत ज्यादा तेजी भी आई थी, भले ही ये करेक्ट हो चुका है अपने टॉप से, लेकिन स्टिल बहुत ज्यादा तेजी भी आई थी, और काफी जल्दी ये स्टॉक ऊपर भी गए थे जब एक यूफोरिया बना हुआ था इलेक्शंस के अराउंड रेलवे सेक्टर का। तो मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा बहुत अभी और करेक्शन देखने को मिल सकता है, और आगे आने वाली रैली अगर आप देखेंगे तो सेक्टर रोटेशन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा जब भी यहाँ से मार्केट अप मूव देखती है। तो यहाँ से पुराने जो सेक्टर्स ज्यादा चल चुके थे वहां से पैसा आउटफ्लो होके मुझे लगता है नए सेक्टर्स में जाएगा, और मुझे ऐसा लगता है अगर आप यहाँ से बेटर अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। थोड़ी सी फंडामेंटल्स भी अगर आप देखेंगे तो न्यूट्रल से ही है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ट्रेंड दोनों ही वीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से बाहर निकलना ही थोड़ा बहुत ठीक रहेगा, और अच्छे सेक्टर्स स्पेशली आईटी जैसे सेक्टर्स, वहां पे अगर आप अच्छे पिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो आपको ज्यादा इस टाइम पे बेटर रिटर्न्स देके जाएगा इन द नियर फ्यूचर। जी, अभिषेक झा जी का सवाल है J&K बैंक पर। प्रशांत सर 112 के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, क्या करें? शॉर्ट टर्म व्यू इनका है। आई थिंक एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए ऑलमोस्ट 92 के आसपास वेरी शॉर्ट टर्म के लिए, और 108 और 112 का मेरा फर्स्ट टारगेट है जो उनका कॉस्ट के आसपास ही है। मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए, नथिंग टू पैनिक टू सेल आउट एट दीज लेवल्स। जी, सुभाष मेहता जी का सवाल है मुंबई से, ये पूछ रहे हैं सर फ्यूजन फाइनेंस, प्रणीत सर 345 के लिए हुए हैं इन्होंने कुछ शेयर्स, क्या करें अभी?
मैं पर्सनली, आपने कौन से स्टॉक का नाम लिया, सॉरी? फ्यूजन फाइनेंस। मैं पर्सनली इसको ट्रैक नहीं करता, लेकिन मैं एक बार डेफिनेटली ये चार्ट्स और फंडामेंटल्स को देख के बता सकता हूँ। अगेन अ डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक। अगर आप कंपनी के फंडामेंटल्स की भी बात करें तो मैं कंपनी के फंडामेंटल्स भी बिल्कुल मतलब कुछ ऐसे खास नहीं है। अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो देखें, चाहे आप एफआईएस की होल्डिंग देखें, लगातार डिक्रीज होती जा रही है। कंपनी डिविडेंड भी ऐसा कुछ ऑफर नहीं कर रही है। कोई रिजल्ट्स में भी खास अच्छी ग्रोथ नहीं आ रही। हाउएवर द ओनली गुड थिंग इज कि इस टाइम पे थोड़ा सा ओवरसोल्ड जोन में है। अगर यहाँ पे कंसोलिडेट हो सकता है, काफी ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है स्टॉक। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेवल्स पे बेचना बहुत ज्यादा नहीं बनता। कंसोलिडेट होगा, लेकिन अगर पॉजिटिव न्यूज आती है तो थोड़ा बहुत मूव ऊपर की तरफ भी यहाँ पे आने को आ सकता है, समवेयर अराउंड 202 टू 203 लेवल्स के अराउंड इन द नेक्स्ट 5 to 6 months। दैट इज व्हाट आई कैन से ऑन फ्यूजन फाइनेंस। समर जी का सवाल है, प्रशांत सर, इन्होंने अमरा राजा के कुछ शेयर्स लिए हुए हैं 1614 के, 1614 रुपए के लिए हुए हैं, क्या करें सर? आई थिंक बैटरी एज ए बिजनेस, जिस तरीके से ऑटो सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया हुआ है, सेल्स भी बहुत खराब हुए हैं, तो मुझे लगता है बैटरी एज ए बिजनेस फॉर अमरा राजा बैटरी एज वेल एज एक्साइड बैटरी, दोनों के स्टॉक में वही करेक्शन आ चुका है। बट टाइम बीइंग अगेन डिस्काउंटिंग ऑल द Q2 Q3 अर्निंग्स इन दिस बिजनेस, मुझे लगता है कि कंसोलिडेट करेगा ये लेवल के आसपास। बट अगेन अपसाइड इज वेरी लिमिटेड फॉर मी, इट कैन बी अनदर 5 to 10% मोमेंटम, बट कंसिडरिंग एटलीस्ट 1 or 2 months मोमेंटम। बट मुझे लगता है कि उतना अग्रेसिव है नहीं है स्टॉक में कोई मोमेंटम, तो अगर लिया हुआ है तो ऑब्वियसली होल्ड फॉर अनदर 1 month फॉर 5-10% रिटर्न फ्रॉम ईयर लेवल। अगर नहीं लिया तो काइंडली अवॉइड द स्टॉक टू बाय एट दीस लेवल्स। जी, हेमंत करकोटी जी का सवाल है, आईओसी पर क्या एवरेज कर सकते हैं इन लेवल्स पर? उन्होंने अपनी बाय प्राइस जो उन्होंने किया हुआ है वो तो नहीं बताया, लेकिन प्रणीत सर कैसे देख रहे हैं सर आईओसी को? देखिए, स्टॉक ओवरऑल अच्छा है, फंडामेंटल्स कंपनी के ठीक है, लेकिन अभी करंटली एकदम डाउन ट्रेंड में पड़ा हुआ है काफी टाइम से। और क्रूड के भी प्राइसेस लगातार अनस्टेबल इस टाइम पे पड़े हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगर यहाँ पे एवरेज करने की सोचते हैं तो थोड़ा सा टाइम और वेट करना चाहिए। एक बार बेस को बनने दीजिए स्टॉक का। अभी किसी भी टाइप का बेस बनता हुआ दिख नहीं रहा, तो मेरी सलाह नहीं रहेगी इस लेवल्स पे बाय करने की या किसी भी तरीके से एवरेज करने की। लेट इट फॉर्म द बेस फॉर एटलीस्ट अ वीक, और उसके बाद ही आपको ये वाला सजेशन मैं दे पाऊंगा। जी, प्रणीत सर कैसे देख रहे हैं क्रूड ऑयल को, कंसीडरिंग कि जो रशिया यूक्रेन का टेंशन है वो लगातार बढ़ रहा है। एक अच्छा खासा ट्रंप के आने के बाद क्रूड ऑयल में करेक्शन आया था, बट उसके बाद हमने देखा कि जब से टेंशन एस्केलेट हुआ तब से क्रूड ऑयल दोबारा सर्च कर रहा है, कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, जब भी वॉर के टाइम्स आएंगे तब तब आपको एक क्रूड ऑयल में एक उछाल देखने को डेफिनेटली मिलेगा। और जब तक एक दूसरे पे बम दागने की बातें करते रहेंगे, कभी यूक्रेन, पहले उन्होंने यूके की मिसाइल्स दागी रशिया के ऊपर, फिर उन्होंने अब यूएस बेस्ड मिसाइल्स दागी, फिर रशिया का रिटालिएशन देखने को मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है जब तक ये कंटिन्यूअसली होता रहेगा तब तक क्रूड ऑयल में ऊपर साइड का मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप सप्लाई साइड की बात करें तो बहुत ज्यादा सप्लाई साइड अगर आप ट्रैक करते हैं क्रूड के, तो आप देखेंगे कि सप्लाई इस टाइम पे काफी ज्यादा हुई पड़ी है। तो मुझे लगता है कि न्यूज बेस्ड इंपैक्ट की वजह से थोड़ा टाइम ऊपर जा सकता है, लेकिन जैसे ये न्यूज दबेगी, जिस तरीके से पुतिन भी चाह रहे हैं कि सीज फायर स्टेट में आ जाए वहां पे, अगर इस टाइम पे यूएस उन्हें सपोर्ट करता है, ट्रंप गवर्नमेंट जिस तरीके से उनके डिस्कशंस भी चल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा टाइम ऊपर जा सकता है जब तक ये न्यूज एक दूसरे पे बॉम्ब दागने की चलती रहेगी। उसके बाद वापस से क्रूड में हमारे को गिरावट देखने को मिलेगी। जी, एक हमारे दर्शक हैं अनिल भाई जी, ये पूछ रहे हैं प्रशांत सर, सुजलॉन काफ़ी सुर्खियों में रहता है सर, सुजलॉन और वोडाफोन, ये दो काउंटर तो ऐसे हो गए कि सोशल मीडिया पर आई थिंक रोज़ हर बंदा इसको सर्च कर ही लेता है। और अच्छी बात ये रही ना कि सर जब पिटाई हो रही थी तो पिटा भी अच्छे से, लेकिन रिकवरी का हल्का सा साइन आया तो ये काफ़ी तेज़ी से रिकवर हो गया काउंटर पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में। और उसके पीछे एक फॉरेन ब्रोकरेज हाउस की भी रिपोर्ट आई थी जिन्होंने आई थिंक 71 के आसपास के टारगेट्स दिए हैं। सर क्या करें आप सुजलॉन में, फ्रेश एंट्री बनती है क्या? आई थिंक यस, फ्रेश एंट्री बनती थी। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था 4-5 दिन पहले जो 56-58 के आसपास ट्रेड कर रहा था, उसी दिन में हमने इस शो पे बात भी की थी।
ट्रम्प साहब जब अपना वेलकम स्पीच और विक्ट्री स्पीच दे रहे थे, वहां पे उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स बनाए थे जहां पे जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए थोड़ा नेगेटिव था, तो ओवरऑल ग्लोबली ऑल रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स वर डाउन और इवन सुजलॉन वाज आल्सो डाउन। बट डाउन जाने का एक रीजन ये भी था कि ये जो 70 और 80 के बीच में ट्रेड कर रहा था, वैल्यूएशन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था। सो ये कुछ रीजन लेके स्टॉक फिर से 56 58 तक आ चुका था। मुझे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स एटलीस्ट एक साल के ऊपर का व्यू किसी का रहता है तो मुझे लगता है 62 65 के रेंज में लेना चाहिए। छोटे से मोमेंटम, छोटे शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा वॉलेटिलिटी रह सकती है, नीचे में 58 और 60 के आसपास भी आ सकता है और ऊपर में इमीडिएट में देखता हूँ 72 75 तक भी जा सकता है फॉर ए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। बट मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स को एज ए इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए 6 महीने से 12 महीने के हॉरिजन के हिसाब से, एंड टारगेट कैन बी एनीवेयर अबव 80 रुपीज। जी, इनफैक्ट मैं भी यहाँ पे सुजलॉन के बारे में एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि सुजलॉन जैसा स्टॉक लॉन्ग टर्म के हिसाब से इंसान को रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। जैसे प्रशांत जी ने भी कहा, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है, काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंसिस्टेंटली वो करते आ रहे हैं। तो ये डेफिनेटली मल्टी बैगर पिक अगर आप 3 से 5 साल के होराइजन के हिसाब से देखते हैं तो मुझे आश्चर्य बिल्कुल नहीं होगा कि ये स्टॉक यहाँ से आपको ट्रिपल होता हुआ भी दिखे इन द नेक्स्ट 3 years, ऑफ कोर्स विद ऑल डिस्क्लेमर्स इंटैक्ट। सर, सो दैट मीन्स कि यू आर ट्रैकिंग वेरी क्लोजली सुजलॉन। तो सर मैं इस पर थोड़ा सा 1 मिनट और ले देता हूँ आपका। सर मैं इसमें कुछ पढ़ रहा था कि सुजलॉन का जो अभी एग्जिस्टिंग प्लांट है उससे तो इनका काफ़ी कुछ जो डोमेस्टिक सप्लाई है जिस पर इन्होंने फोकस करना शुरू कर दिया था वो तो ठीक है, लेकिन इनका एक जो प्लांट जो कि इन्होंने बनाया था आज से करीब 20 साल पहले वो शटडाउन चल रहा था, ये उसको भी रीस्टार्ट करने वाले हैं। ये इसके साथ एक ट्रिगर था, लेकिन रीस्टार्ट करने के साथ एक क्लॉज भी ये थी कि ये एक्सपोर्ट सोच रहे थे। अब चूंकि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और रिन्यूएबल एनर्जीज पर वो अमेरिकन बेस्ड कंपनीज को ही ऑर्डर देने के मूड में लग रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि ऑर्डर जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं उनको हिट लगेगा, या आपको लगता है कि सुजलॉन इतनी स्टेबल, इतनी कैपेबल है कि वहां जाकर नए ऑर्डर्स ले पाएगी? देखिए 2-3 चीजें हैं यहाँ पे। एक तो सुजलॉन के हमारे को ओवरऑल ये समझना पड़ेगा कि हमारी इंडिया की अभी डोमेस्टिक डिमांड कितनी है। जिस तरीके से गवर्नमेंट का फोकस इस टाइम पे रिन्यूएबल सेक्टर पे एज अ होल आया हुआ है फॉर द नेक्स्ट 5 years, जिस तरीके से बजट एलोकेशन में आप इस साल भी 12% रफली इंक्रीज एक्स्ट्रा देखने को आपको दिखा है इस साल के बजट में कंपेयर टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर, तो वो एक बहुत पॉजिटिव साइन है। इनफैक्ट हमारी डोमेस्टिक डिमांड को भी काफी ज्यादा केटर कर सकता है। सो मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ी चीज रहेगी। सेकेंडली मैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में एक चीज और बताऊंगा कि भले ही उन्होंने इनिशियल साइंस ये डेफिनेटली दिए हैं, लेकिन मुझे पैरेलली एक चीज और भी लगती है कि जिस तरीके से वहां की कंपनीज को इंडिया में, फॉर एग्जांपल अगर टेस्ला को इंडिया में स्टारलिंक का यहाँ पे घुसने की काफी ज्यादा अच्छे तरीके से कोशिश कर रही है, प्लस एलोन मस्क की टेस्ला भी यहाँ पे इंडिया में घुसने की कोशिश कर रही है, और अगर उनको यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट दिखता है तो कुछ हद तक मुझे ऐसा लगता है कि हमारी गवर्नमेंट इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि वहां पे हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि यहाँ की कंपनीज के लिए भी वहां के लिए काफी अच्छी लॉबी होगी। स्पेशली अगर आप चाइना की बात करें, जिस तरीके से 40% टैरिफ्स वहां पे इंक्रीज होने वाले हैं, मुझे ऐसा पर्सनली ये चीज लगती है कि ये चीज इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इवेंचुअली बेनिफिट करेगी। सो ये नेगोशिएशंस की वजह से उस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे सुजलॉन को काफी ज्यादा एडवांटेज मिल सकता है। जी सर, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और भी उठाई है, वो है स्टारलिंक की एंट्री इंडिया में। प्रशांत सर, स्टारलिंक की एंट्री अगर हो जाती है तो ये इंडियन टेलीकॉम कंपनीज का क्या होगा? मतलब अभी तो ये 3 कंपनियां ही लड़ रही थी, अब ये एक चौथा एक नया ही सेगमेंट क्रिएट हो जाएगा। टेलीकॉम सेक्टर जैसे तैसे खड़ा होता है, फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। 10 साल में, हर 10 साल में एक बड़ा एक इनके साथ प्रॉब्लम आ जाता है। क्या करेंगे सर ये टेलीकॉम प्लेयर्स? Sir, it's obviously industry is a high technology and high capital intensive sector. मुझे नहीं लगता है कि बड़ा डिस्टर्बेंस आएगा इंडियन मार्केट्स के लिए। द स्टोरी ऑफ इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री इज वेरी बिग और एक स्ट्रेटेजिकल सेक्टर है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। जो स्टारलिंक का जो एंट्री है इंडिया के लिए, इट इज नॉट सो इजी। इट विल हैव अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट डिस्कशन, गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट बहुत रहेगा उसमें। बट यस, नॉट ए शॉर्ट टर्म स्टोरी बट वेरी वेरी लॉन्ग टर्म स्टोरी। इट कैन बी 5-10 ईयर के बाद का सोचना है, बट टाइम बिंग दिस विल नॉट हैव अ बिग इफेक्ट इन इंडियन मार्केट्स एज पर माय अंडरस्टैंडिंग। जी प्रणीत सर, अगर ये एंट्री होती और जिस दिन हेडलाइन आती है कि वो एक बिग बैंग एंट्री कर रहे हैं, उस दिन सेंटिमेंटल तो कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, आप कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, एक बड़ी अच्छी कहावत है पुरानी कि बाय द रूमर एंड सेल द न्यूज, राइट। और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होता है नेगेटिव केस में
जब नेगेटिव न्यूज होती है किसी भी सेक्टर के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से आप भारतीय एयरटेल की चाल देखिए, ऑलमोस्ट 1750 के लेवल से 1500 तक के लेवल्स पे ऑलरेडी आ चुका है, डे ऑन डे ऑलमोस्ट लोअर लोज बनाए जा रहा है। तो और सिमिलरली आप रिलायंस की भी बात करें तो 3280 के लेवल पे अगर आप उनका ये अब तो 1200 बोनस शेयर हो गया, लेकिन स्टिल अगर आप बात करें तो ऑलमोस्ट 2550 के लेवल्स पे ऑलमोस्ट आ चुका है, विच इज अ 25% काइंड ऑफ करेक्शन। तो ये बहुत अच्छा करेक्शन, एक हेल्दी करेक्शन ऑलरेडी इन कंपनीज में देखने को मिल रहा है मुझे, जो मुझे लग रहा है कि बिकॉज ऑफ प्राइमरीली स्टारलिंक एंड ये इसी न्यूज के, इसी र्यूमर के कारण हो रहा है। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ये करेक्शन जिस टाइम पे रिटेलर पैनिक करेगा ये बातें सुन के, वहां से एक बाउंस बैक हमारे को इन स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज मार्केट में अब वापस आती है अगले 15 से 30 दिन के अंदर। बिल्कुल, तो कोई भी पैनिक सेलिंग किसी भी टेलीकॉम स्टॉक में खास 100% नहीं है, तो दैट वुड बी अ बाय अपॉर्चुनिटी एज पर बोथ द गेस्ट। वेरी हेल्दी डिस्कशन प्रशांत सर। लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो रही है लोगों को स्टॉक पिक करने में, क्योंकि लोगों को डर लग रहा है कि जो भी स्टॉक वो ले रहे हैं उसके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली है, और कहाँ से प्रॉब्लम होगी ये भी नहीं पता। सर ऐसे में डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, सो सजेस्ट सम नेम्स जो आपकी रडार पर हो। सर आपने जो डॉक्टर का नाम लिया, मैंने मेरे पिक में अपोलो हॉस्पिटल को ही पिक किया था। टेक्निकली वेरी नाइस, टेक्निकली बहुत स्ट्रांग लग रहा है वहां पे। और रिसेंटली अनफॉर्चुनेटली आई विजिटेड द हॉस्पिटल फॉर माय फ्रेंड केस, तो मुझे लगा कि इतना ऑक्यूपेंसी है, मुझे लगता है कि इट्स ए 5-स्टार होटल काइंड ऑफ नो हॉस्पिटल। तो एंड ऑफ द डे फाइनेंशियल्स वेरी स्ट्रांग, फंडामेंटल वेरी स्ट्रांग है। और ग्लोबली मतलब आई हैव सीन ऑलमोस्ट 20-30% ऑफ द पीपल अराउंड द हॉस्पिटल फ्रॉम द आउट ऑफ इंडिया कैटेगरी। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक बहुत अच्छा है। एंड द डे आई विजिटेड द हॉस्पिटल फॉर एनी रीजंस आई थॉट कि ये मेरे पोर्टफोलियो में होना चाहिए एंड आई शुड रिकमेंड माय क्लाइंट्स टू ऐड इट। तो प्लस टेक्निकली मुझे लास्ट 2 दिन से ये स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे यहाँ से 70 to 50 का टारगेट लग रहा है वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, 1 और 2 मंथ्स के हिसाब से। बट यस, ओवरऑल दी टारगेट्स आर वेरी मच हायर। एटलीस्ट किसी को अगर 1 साल के ऊपर रखना है तो मुझे लगता है कि 8000 के ऊपर भी टारगेट लग रहा है अपोलो हॉस्पिटल। सेकंड अगेन इट इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू लाइफ ओनली, एचडीएफसी लाइफ, जो हमने ऑलरेडी शो पे डिस्कस कर दिया था विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी काउंसिल मीटिंग। मुझे लगता है कि अगले फ्यू डेज और फ्यू वीक्स में जीएसटी काउंसिल का सेकंड मीटिंग होने वाला है। ऑलरेडी जो फर्स्ट मीटिंग में जो न्यूज मिला हुआ है कि दे आर टुवर्ड्स रिडक्शन ऑफ जीएसटी, और इन सम केसेस जो सीनियर सिटीजन्स के जो इंश्योरेंस है उनमें 0 जीएसटी लाने की भी शायद हिंट मिल रहा है मीटिंग में। तो अगर वो होता है तो ये जो सेक्टर के लिए बहुत बड़ा बूस्ट रहेगा। एंड आई थिंक एचडीएफसी बैंक टेक्निकली एज वेल एज फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग लग रहा है ये लेवल पे। और वेरी शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कि 15 दिन से 1 महीने के अगर पीरियड के लिए किसी को इन्वेस्ट करना है तो एचडीएफसी लाइफ लुक्स गुड एट दीस लेवल्स। बिल्कुल, तो प्रशांत सर ने 2 काउंटर बताए हैं, एक डिफेंसिव साइड पर और एक, दोनों ही वैसे डिफेंसिव है, एक इंश्योरेंस करता है और एक मेडिकल फैसिलिटीज़ देता है, और दोनों का यूज़ एक ही जगह हो जाता है। तो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस 720 का टारगेट, 682 पर चल रहा है, 665 का स्टॉप लॉस, तो ऑलमोस्ट 17 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस लेकर आपको 38 रुपीज़ का अपसाइड इस काउंटर पर देखने के लिए मिल रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी बेहतर है। 6835 पर अपोलो हॉस्पिटल चल रहा है, जिस पर की बाय रिकमेंडेशन है विद इन टारगेट ऑफ 7250, और स्टॉप लॉस लेकर चलना है आपको 6590 का। तो यहाँ पर भी एक ठीक ठाक अपसाइड आपको मिल सकता है, बट एक स्टॉप लॉस भी डीपी देखने के लिए मिलेगा। प्रशांत सर, आप हमारे साथ जुड़े, सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आप राइट सर। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आईडीबीआई कैपिटल के टेक्निकल एंड डेरिवेटिव हेड जुड़ चुके हैं, मिस्टर ब्रिजेश शेल। ब्रिजेश सर, हाय, गुड मॉर्निंग। हाय मॉर्निंग विवेक। ब्रजेश सर, आप आए हैं, लेकिन एक अच्छी खबर मैं बता देता हूं। हम डिस्कस भी कर रहे थे, और इनफैक्ट हम ही नहीं, पूरा मार्केट, पूरी हिंदुस्तान ही डिस्कस कर रहा था अदानी ग्रुप के शेयर्स को क्या बाउंस बैक देखने के लिए मिल रहा है। आई विल रिक्वेस्ट माय पीसीआर कि उनके अगर इंट्राडे चार्ट दिखा सके। अदानी ग्रीन 5% ऊपर आ चुका है, जो कि थोड़ी देर पहले जब मैं शो शुरू कर रहा था उस समय 5% नीचे था। अदानी विल्मर ग्रीन में आ चुका है। अदानी टोटल गैस 3% ऊपर है, जो कि 567 पर चल रहा था आज का डे लो, वहां से अब 620 पर आ चुका है। तो ऑलमोस्ट एक अच्छी रैली इस काउंटर पर देखने के लिए मिल रही है, रिकवरी हम कह सकते हैं। साथ ही अदानी एंटरप्राइजेस, क्या शानदार पुल बैक इस काउंटर पर देखने के लिए मिल रहा है। इट वॉज डाउन समवेयर अराउंड 4% इन द अर्ली मॉर्निंग सेशन, और अभी ये 4% ऊपर आ चुका है। ब्रजेश सर, ये जो ये बाउंस बैक आया है,
इस बाउंस बैक को अपना कुछ पोर्टफोलियो हल्का करें, अगर कोई प्रॉफिट में या ट्रेडिंग पोजीशन अगर किसी ने कल वल ली थी उसको हल्का कर लें, या अभी रखें, ये बाउंस बैक लंबा चलेगा? सो स्पेसिफिकली अगर किसी ने कल के दिन में पोजीशन लिया है और वो बाउंस बैक एक ट्रेडिंग बैक के हिसाब से देख रहे हैं, तो मुझे लगता है और 1 या 2 दिन हम होल्ड कर सकते हैं। जिस हिसाब से गैप से गया है तो गैप फिल करने की कोशिश कर सकता है। तो अगर वो नजरिए से अगर किसी ने लिया है तो डेफिनेटली आज के दिन एक दिन होल्ड करें। मुझे लगता है कि मंडे को और थोड़ा सा इसमें उछाल देखने को मिल सकता है, बट उससे ज्यादा होल्ड करने की राय नहीं है। तो स्पेसिफिकली जो जो इंटेंशन से लिया है उसी या फिर हो सकता है कि आज क्लोजिंग में और थोड़ा यहाँ से पुल बैक मिलता है तो थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। एंड लॉन्ग टर्म बेट्स के अगर नजरिए से देखें तो मुझे लगता है कि अडानी ग्रीन और अडानी पोर्ट्स ये 2 ही स्टॉक है जो फिलहाल अगर मुझे किसी को बोलना है, अगर रिकमेंडेशन देना है तो ये 2 ही काउंटर्स हो गए। बाकी के काउंटर्स पे उतनी पॉजिटिव व्यू नहीं रहेगा या फिर हम रिकमेंडेशन नहीं देंगे। बिल्कुल। तो सर ने बता दिया है कि अदानी के कौन से स्टॉक्स में आपको प्ले करना चाहिए। कुछ और दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसमें एक बूसा प्रकाश जी हैं, एचसीसी पर फ्रेश एंट्री के लिए पूछे। प्रणीत सर कैसे देख रहे हैं हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन को? एचसीसी देखिए, थोड़े टाइम डाउन ट्रेंडिंग चार्ट है। थोड़े टाइम से अपना बेस बनाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। ऊपर से काफी हद तक अपना करेक्शन एक ऑलमोस्ट देखने को हम लोगों को मिल चुका है ऑफ ऑलमोस्ट 40% तो करेक्शन हो चुका है, थोड़ा सा ओवरसोल्ड जोन में भी आ रहा है। अगर मैं कंपनी की बात करूं फंडामेंटल्स की, तो ऑल्दो कंपनी की इस टाइम पे सेक्टर से अगर आप पी से कंपेयर करेंगे तो वो काफी ज्यादा बेटर है, प्लस रिटर्न ऑन इक्विटी भी बेटर है इस कंपनी की। हाउएवर अभी अगर आप रिजल्ट्स की बात करें रिसेंट टाइम्स में तो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आए हैं, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे इसमें गिरावट भी हमें देखने को मिल रही है। तो किसी के पास है तो थोड़ा टाइम इसे होल्ड करके रख सकते हैं, बिकॉज नाउ इट इज एंटिंग इनटू द ओवरसोल्ड टेरिटरी। हैविंग सेड दैट, फ्रेश एंट्री के लिए मेरा कोई भी इस टाइम पे सजेशन नहीं रहेगा इस स्टॉक में, क्योंकि फंडामेंटल्स और कंपनी के जो अर्निंग्स आई हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी खास कुछ आई नहीं है। जी, आदित्य सिंह जी का सवाल है राधिका जलटेक पर। ब्रिजेश सर कैसे देख रहे हैं इस काउंटर को आप ऑन चार्ट्स? विवेक जी कौन से स्टॉक बोला आपने? राधिका सर राधिका ज्वेल टेक, ओके ओके, ये 100 रुपीज का स्टॉक है। रिसेंटली तो इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, कहीं ना कहीं 80 का लेवल है जहां पे इसको सपोर्ट बन सकता है। इसके लॉन्ग टर्म बेट्स ओके है, इतने स्ट्रॉन्ग बायस नहीं है। अगर पोजीशन है तो वो 80 के लेवल से एक बार होल्ड कर सकते हैं, बट देन एक ट्रेडिंग इसमें अगर बाउंस भी मिलता है 120 125 के आसपास तो मुझे लग रहा है एक बार रिव्यू कर लेना चाहिए। एकदम ज्यादा इसमें पॉजिटिव व्यूज नहीं है। जी, साइद हैदर जी का सवाल है पिरामल फार्मा में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या प्रणीत सर? बिल्कुल। कौन सा आपने पिरामल फार्मा की बात करी है? जी, पीपीएल फार्मा के नाम से आता है सर। बिल्कुल। स्टॉक इस टाइम पे एक अच्छे चार्ट्स पे तो काफी डिसेंट देखने को मिल रहा है। इस टाइम पे सपोर्ट के आसपास भी अपने बैठा हुआ है। ऊपर से अगर करेक्शन की बात करूं तो रफली 18-19% का एक करेक्शन हो रहा है और यहाँ पे एक बेस बनाता हुआ भी दिख रहा है। तो विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 237-38 यहाँ पे एक अगर बाय कर सकते हैं तो यहाँ पे एक बाय की सलाह रहेगी। लेकिन होराइजन कम से कम आपको यहाँ से 3 से 6 महीने का डेफिनेटली देखना पड़ेगा, क्योंकि इमीडिएट टर्म में थोड़ा सा आपको वोलेटिलिटी मार्केट में अभी भी देखने को मिल सकती है। तो ऊपर की तरफ यहाँ पे ये स्टॉक आपको 280-290 तक के लेवल्स दिखा सकता है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ क्लियरली 237-235। जी, राहुल कुमार जी का सवाल सर वोडाफोन आइडिया पर है। ब्रिजेश सर मैं आपसे भी पूछूंगा, प्रणीत सर आपसे भी पूछूंगा, आप दोनों के टेक, क्योंकि रोज सवाल आता है, रोज अब चूंकि अट्रैक्टिव हो चुका है, लोग मानते हैं ऐसा 6.7 पर आ चुका है, आप क्या मानते हैं? ब्रिजेश सर पहले आप बताइए। आइडिया मैं अवॉइड करूंगा। आइडिया मुझे लगता है कि जिस हिसाब से पैनिक हुआ है इसमें, ये जो पिछला स्तर था 2.5 रुपये से 3 रुपये का जो स्तर था वो हो सकता है वो फिर से छू सकता है। तो अगर 2.5-3 रुपये आता है तो तब देखते हैं। लेकिन ये लेवल पे अगर मुझे किसी को रिकमेंड करना है, किसी के डेफिनेटली काफी सारे लोग होंगे जिनके पोजीशन ऊपर में फंसे होंगे, तो मैं इसमें बिल्कुल भी इसमें मैं फ्रेश इनिशिएट करने की सलाह नहीं दूंगा। 2.5 रुपया या 3 रुपये आने दीजिए, जो कि परसेंटेज स्टेप में तो 100% नीचे हो गया, बट देन वो लेवल पे हम फिगर आउट करते हैं।
बट यहाँ से मुझे लगता है वो 3 रुपए, 3-3 साढ़े 3 रुपए तक जा सकता है नीचे। जी, प्रणीत सर आप क्या सोचते हैं? सिमिलर काइंड ऑफ सजेशन। मेरा मानना है कि कभी भी एकदम नीचे गिरते हुए स्टॉक्स लोगों को समझ में आते हैं कि अब काफी गिर चुका है, तो रिटेल निवेशक सोचते हैं इस टाइम पे हम और खरीद लें, अट्रैक्टिव हो चुका है, 6 रुपए पे आ गया है। बट टेक्निकली कंपनी के बारे में आपको फंडामेंटल्स के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा और जानना चाहिए ओवरऑल, और कॉम्पिटिटर्स के बारे में जानना चाहिए। तो मैं कभी भी वीक प्लेयर को किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में बाय करने की सजेशन नहीं दूंगा। चार्ट्स भी अगर आप देखेंगे तो लगातार एक फॉलिंग नाइफ की तरह स्टॉक गिरता जा रहा है। 3-3.5 रुपए के लेवल्स मेरे को ऐसा लगता है वहां पे जाके शायद बेस बनाता हुआ थोड़ा बहुत दिखेगा। उस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे हम सोच सकते हैं, बट अभी के लिए फिलहाल डेफिनेटली अंदर घुसने की सलाह तो मेरी नहीं रहेगी।